सेवता विधानसभा 2027 मजबूत दावेदार के रूप में उभर रहे देवी शंकर वाजपेयी जनता के बीच बढ़ रही चर्चा। 1982 से सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाली देवी शंकर वाजपेयी का नाम सेवता विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में लिया जा रहा है। उन्होंने वर्ष 1982 में जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने लगातार जन समर्थन हासिल करते हुए वर्ष 1988, 1995 और 2000 में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतकर क्षेत्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ साबित की। वर्ष 2005 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़कर जीत दर्ज की और जनसेवा का सिलसिला जारी रखा। लगातार चुनावी सफलताएं इस बात का संकेत देती हैं कि देवी शंकर वाजपेयी के क्षेत्र में अच्छी पकड़ और व्यापक जनाधार रहा है। अपने राजनीतिक सफर के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास और जनता की समस्याओं को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के रूप में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके चलते आज भी क्षेत्र में उनका प्रभाव बना हुआ है। आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक जानकारों और स्थानीय लोगों का मानना है कि देवी शंकर वाजपेयी सेवता विधानसभा सीट से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समर्थकों का कहना है कि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव और जनता के बीच उनकी सक्रियता उन्हें अन्य दावेदारों से अलग पहचान देती है। आइए देवी शंकर वाजपेयी से खास बातचीत में जानते हैं कि क्षेत्र के विकास और जनता की अपेक्षाओं को लेकर उनकी क्या राय है और क्या सोचते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट्स। मैं आपका हाशिम अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीतापुर जनपद के सेवता विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो हैं देवी शंकर वाजपेयी जी हमारे साथ में। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 1982 से आपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की और एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में आपने क्षेत्रवासियों की सेवा की। जब आप 1982 में राजनीति में आए तो क्या उद्देश्य लेकर के आप आए? हमारा उद्देश्य विद्यार्थी जीवन से ही समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित, सताए हुए, पीड़ित लोगों की सेवा का यह हमारे जीवन का ही उद्देश्य है। और मैं सतत प्रयास करता रहा कि मैं हर संभव प्रयास करके स्वयं कष्ट भी सहना पड़े तो सहकर किसी की पीड़ा को यदि कम कर सका तो ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। और 1982 में उस समय ये जिला पंचायत नहीं थी, इसको जिला परिषद कहते थे। और प्रत्येक विकासखंड से एक जिला परिषद का सदस्य होता था। 19 विकासखंड है तो 19 जिला परिषद के सदस्य होते थे। ब्लॉक प्रमुख 19 होते थे, विधायक 9 होते थे, लोकसभा के उस समय 2 सदस्य होते थे। इन सबको मिलाकर जिला परिषद का गठन होता था। तो उस समय मैं इसका सदस्य बना और जब मुझसे बन पड़ा उस कार्यकाल में जनता की सेवा की। 1982 के बाद आपने ब्लॉक प्रमुख रहे 3 बार, जिला पंचायत सदस्य भी रहे और अब सन 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है। इसमें आपकी मजबूत दावेदारी साबित हो रही है। तो जो सेवता विधानसभा क्षेत्र, इसकी क्या प्रमुख समस्याएं हैं और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सेवता विधानसभा क्षेत्र जिले का सर्वाधिक पिछड़ा और एक प्रकार से उपेक्षित यह विधानसभा क्षेत्र रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में घाघरा नदी के किनारे किनारे लगभग 90 किलोमीटर लंबा भूभाग उसके किनारे किनारे का आता है। और मैं समझता हूँ कि पहले एक डीपीएपी योजना चलती थी, डीपीएपी। उस डीपीएपी में सर्वाधिक पिछड़े और बाढ़ग्रस्त 4 ब्लॉक आते थे, बेहटा, रेउसा, सकरन और रामपुर मथुरा। तो उस डीपीएपी के 3 ब्लॉक इस सेवता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। इससे साबित होता है कि ये कितना उपेक्षित और पिछड़ा रहा है। यहाँ प्रत्येक वर्ष तो बाढ़ की विभीषिका आती है। काफ़ी समय से भाजपा सरकार तटबंध बनाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के समय
जो तटबंध पुराना बना था वो इतना मजबूत था कि आज भी वो नहीं कटता है। भाजपा सरकार हर साल नाटक करती है तटबंध बनाने का, ठोकर बनाने का, और हर साल जब बाढ़ आती है तो 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव अपना अस्तित्व खो देते हैं। पिछले वर्ष ही रामपुर मथुरा ब्लॉक के 3 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया। वो कट के घाघरा की धारा में बह गए और उन विस्थापितों का दर्द सहने वाला और देखने वाला और उसकी मदद करने वाला वो नाम मात्र के, वो एक हमारे यहाँ कहावत है देहात में कि बड़ा पियार किहन पितिया सासु, कंडा लेके पहुँचने आंसू। तो उस प्रकार से भाजपा सरकार ऐसे आंसू पोंछती है कि रोना आता है। जैसे आपने बताया जो बाढ़ परियोजनाएं चलती हैं, तो बाढ़ परियोजनाओं को सरकार के द्वारा शुरू तो किया जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद भी वो परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाती, यही तो जिसके कारण जो सरकार का जो पैसा होता है वो कहीं ना कहीं बंदरबाट हो जाता है और पैसा सारा का सारा उसमें नष्ट हो जाता है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जाता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो भाजपा सरकार की विशेषता है। इसने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ न आए इस हेतु जो योजनाएं बनाई हैं उनका क्रियान्वयन ये अप्रैल में शुरू करते हैं और मई अथवा जून आते आते बरसात शुरू हो जाती है। तो जितना काम ये हर साल कराते हैं, करोड़ों रुपया आवंटित होता है। वो करोड़ों रुपया ये कागज़ पर खर्च कर देते हैं, धरातल पर बहुत कम होता है। कागज़ पर इनका पूरा खर्च हो जाता है। बाढ़ आई, इन्होंने रिपोर्ट लगा दी, क्या बताएं, बाढ़ में सब बह गया। दोबारा फिर अगले साल फिर उससे 1.25 बजट आता है और ये उत्तरोत्तर बजट बढ़ता रहता है। समस्या ज्यों की त्यों रहती है या बद से बदतर होती जाती है। 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है और चुनावी बयार पूरी तरीके से बच चुकी है। इसमें समाजवादी पार्टी से अगर माना जाए तो जीन बाबू दावेदार अपने आप को साबित कर रहे हैं, वहीं प्रेम सागर मौर्य और राहुल शुक्ला जी हैं और कई लोग और भी हैं जो अपने आप को पार्टी का दावेदार साबित कर रहे हैं। तो ऐसे में इन सभी लोगों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं अब दूसरे दावेदारों के ऊपर प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करूं, क्योंकि वे मेरे समानांतर अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। जीन बाबू जी 4 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, बेहटा को मिला के। पहले तो विधानसभा क्षेत्र बेहटा था, जब बेहटा विधानसभा क्षेत्र का अस्तित्व समाप्त हुआ तब सेवता विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। यहाँ से भी वो विधायक रहे, वहाँ से भी रहे। उन्होंने पिछला चुनाव बहुत अच्छा लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। और अभी जो संसदीय चुनाव 2024 में हुआ, सेवता विधानसभा क्षेत्र सीतापुर संसदीय क्षेत्र की अकेली विधानसभा क्षेत्र ऐसा है सेवता, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करीब 13,500 वोट से जीती है। बाकी सारे विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, कांग्रेस ने जीत दर्ज की, गठबंधन ने, लेकिन यहाँ गठबंधन हारा। तो इसलिए यहाँ सेवता विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कोई बहुत तो समाजवादी पार्टी के हिसाब से कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। मेरे अपने संबंध हैं क्षेत्र में, मेरे अपने संपर्क हैं और उनके बल पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे उम्मीदवार बनाया, तो कम से कम 25,000 से भारतीय जनता पार्टी को हराकर समाजवादी पार्टी का झंडा ऊंचा करूंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव ना करवा करके, गांव की सरकार ना बना करके जो वहां के ग्राम प्रधान थे उनको प्रशासक बना दिया। क्या लगता है कि इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति रही है? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का इतिहास आप देख लीजिए। आपने 2021 का ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव देखा होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से विकासखंड तो ऐसे थे जहाँ पे नामांकन पत्र लड़ने वालों को खरीदने नहीं दिया गया। जो आज नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी हैं, उनकी बहू का नामांकन पत्र उनके हाथ से
भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने खींचकर फाड़ दिया था। और पसगवां ब्लॉक में, लखीमपुर ज़िले की पसगवां ब्लॉक में एक यादव प्रत्याशी महिला थी, उसका तो कपड़ा खींचकर फाड़ दिया गया था, उसको अर्धनग्न कर दिया गया था, पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया था। हमारे अपने सीतापुर ज़िले में राधे श्याम जायसवाल जी, जो 4 बार के सीतापुर सदर सीट से एमएलए थे, वयोवृद्ध हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए नामांकन पत्र खरीदने का प्रयास किया। खैराबाद विकासखंड में उनको नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिया गया। ये स्थितियां थीं। रामपुर मथुरा ब्लॉक के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय प्रेम सागर मौर्य जी हैं, उनके साथ भी यही दुर्घटना हुई, उनको भी नामांकन पत्र खरीदने नहीं दिया गया। तो ये जो भाजपा सरकार है, ये समय समय पर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास लगातार करती है और मरणासन्न स्थिति में लोकतंत्र को इसने पहुंचा दिया है। आपने सहकारी समितियों के चुनाव देखे होंगे, गन्ना समितियों के चुनाव देखे होंगे। जिसको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया, उसी को नामांकन पत्र मिलेगा। दूसरा कोई अगर नामांकन पत्र दाखिल करने की सोचे तो सोचता रह जाए। नामांकन पत्र ही नहीं मिलेगा, दाखिल कहाँ से करेंगे? सारे पद निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये है कि अगर बिल्ली के भाग से छींका टूटा और कहीं भाजपा हुकूमत में दोबारा आ गई, तिवारा आ गई उत्तर प्रदेश की सरकार में, तो प्रधान पद के उम्मीदवार ख्वाब देखते रह जाएंगे, यह चुनाव ही नहीं कराएंगे। इनके यहाँ से एक लिस्ट आएगी, फला गांव में फला व्यक्ति प्रधान बनेगा, बस उसी को नॉमिनेशन पेपर मिलेगा और निर्विरोध हो जाएगा। किसी को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, नामांकन पत्र ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से चुनाव लड़ेगा? तो ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार एन केन प्रकारेण पंचायत चुनाव में भी वही रवैया दोहराना चाहती है जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, सहकारी समितियों के चुनाव में, गन्ना समितियों के चुनाव में इसने अपनाया। वर्तमान जो राजनीतिक क्षेत्र में है, इसको देखते हुए जो आम जनमानस है उसके बीच में क्या स्थितियाँ उत्पन्न है? आज किसान दर्द की ठोकरें खा रहा है। आपके लिए डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है मामूली सी यूरिया और डीएपी की बोली कि छोटा किसान बार बार दौड़ने के बावजूद भी वो खाद नहीं उसको मिल रही है। बड़ा किसान, उसको बताया जाता है फलां दुकान पे जाइए, दुकान पे पहुंचता है, वहाँ खाद नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी उसको खाद नहीं मिल रही है। धान की रोपाई प्रभावित हो रही है। यहाँ का हमारा नौजवान, बेरोजगार नौजवान प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, नीट के पेपर लीक का मामला आपने देखा। आपने ये देखा कि जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं, लगभग सब में पेपर लीक हो जाता है, मामला लटक जाता है। नौजवान बेरोजगारी की मार से त्रस्त है। यहाँ भी इस हुकूमत के अत्याचारों से, इसकी दुर्भिसंधियों से, इसकी दमनकारी नीतियों से हर व्यक्ति आजिज है। सारा समाज बाट जोह रहा है विधानसभा चुनाव की। उस विधानसभा चुनाव में सेवता क्षेत्र का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस है तो इस भाजपा सरकार को समूल उखाड़ कर फेंक देगा। राजनीतिक संघर्ष में दो ऐसे वो रहे घटनाएं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में। एक तो घटना थी कि जब आपने अपने राजनीतिक जो कैरियर है उसका नुकसान की परवाह ना करते हुए आपने लखनऊ तक मार्च निकाला, और दूसरी घटना थी कि जब 1982 में जो आप परिषद का चुनाव लड़े, सदस्य का चुनाव लड़े, तो उससे पहले एक गांव था हैजा प्रभावित, वहां पर आप पहुंचे। तो ये कौन सी घटनाएं थी जो क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं और इस पर क्या जो है कारण था? आपके प्रश्नों को के क्रम को मैं उलट देता हूँ। आपने पहला प्रश्न पूछा गाजर अधिकार यात्रा के विषय में, वो बात की घटना है। पहले की घटना मैं बताता हूँ, 82 से पहले की। 81 का मामला है।
1981 में हमारे गांव से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे 2 नदियों के बीच में बसा हुआ गांव है बेलवा बसैया, बेलवा और बसैया, और उसका एक मजरा है साइदपुरवा। इन तीनों गांवों में बाढ़ की विभीषिका के समय हैजे की बीमारी फैल गई और देखते देखते तीनों गांवों में करीब 300-400 लोग, लगभग हर घर का कोई न कोई सदस्य खाट पर पड़ा हुआ था। उल्टी दस्त की बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। बाढ़ का पानी भरा था चारों तरफ से। छोटी सी नाव से वहाँ के तत्कालीन प्रधान जी जो बुजुर्ग थे वो आते थे। हमारे पड़ोस में सरकारी हॉस्पिटल था, वो आते थे, लगभग रोज़ आते थे और डॉक्टर साहबान कुछ गोलियां उनको दे देते थे। गोलियां लेकर चले जाते थे। अगले दिन फिर बताते थे कि साहब फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो बहुत परेशान होकर, चूँकि हमारे घर के सामने से होकर निकलते थे, तो रुक गए। हम दरवाजे पर खड़े थे। हमने पूछा, प्रधान जी क्या बात, आप परेशान दिख रहे हैं? तो उन्होंने मुझे पूरा वाक़या बताया कि हमारे गांव में 400 के आसपास लोग बीमार हैं और डॉक्टर साहबान कोई वहाँ जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर साहब से अनुरोध किया। तो डॉक्टर साहब ने कहा, भाई हमें अपनी जान की भी तो परवाह करने दीजिए। हम तैरना जानते नहीं हैं, नाव पे बैठ के जाए, नाव पलट जाए, हम डूब जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? हमें बड़ा बुरा लगा। आश्चर्य भी हुआ कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना असंवेदनशील हो सकता है। फिर मैंने सीतापुर जाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भेंट की। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन 2 दिनों तक उस आश्वासन का कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। तो मैं लखनऊ चला गया। वहाँ हमारे विधायक थे राम कुमार भार्गव जी, अब तो वो स्वर्गीय हैं। संयोग से मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन रात को वो दिल्ली चले गए। अगले दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिला। उस समय श्रीपति मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका जनता दरबार था। मैं गया, मैंने उनको अपनी व्यथा बताई। उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात सुनी और मैं जब वापस आया, लगभग शाम हो गई मुझे आते आते, तब पता चला मुझे कि मोटर बोट से डॉक्टरों की टीम बेलवा बसैया गई है। और मैं उन मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज भी ज्ञापित करता हूँ। उनकी संवेदनशीलता के कारण वहाँ पर उस बीमारी को फैलने से सरकार ने रोका। कांग्रेस सरकार ने वहाँ पे चिकित्सा का समुचित प्रबंध किया और 23 लोगों की मृत्यु हुई थी। उन सभी के परिजनों को, उत्तराधिकारियों को मुआवजा भी दिया। ये उस समय की घटना है। दूसरा प्रश्न आपका था तमाम समस्याओं को लेकर के लखनऊ 2007 का संभवतः मामला है। 2005 तक तो हमारी पत्नी ब्लॉक में थी। उसके बाद दूसरे को मौका मिला, तो जिनको मौका मिला उन्होंने नदी के किनारे जो नदी ये है किवानी नदी, इसके किनारे किनारे लखनियापुर से लेकर के और जहांगीराबाद के पुल तक जगह जगह पर नदी के किनारे किनारे मिट्टी खोद कर और एक तटबंध बना दिया। वो तटबंध क्या था? वो सरकारी पैसा बंदरबाट करने का एक उद्योग था। तो उसमें करोड़ों रुपए का एस्टीमेट बनाकर और उसको बंदरबाट करने की योजना थी। इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं थी। जैसे एक्सरिया शुगर फैक्ट्री है बिस्वा की, ये अपना जितना जहरीला उत्सर्जन है वो सब एक नाले में डालती है। उस नाले का जहरीला पानी हमारी इस नदी में, किवानी नदी में आता है। और उस समय जबकि मैं बात कर रहा हूँ, नदी में मछलियाँ मर कर तैर रही थी और इतनी भयानक बदबू थी
कि जो जानवर चरने के लिए जाते थे वो पानी नहीं पी सकते थे। तो मैंने इस मुद्दे को भी अपने उस गाजर अधिकार यात्रा के प्रत्यावेदन में शामिल किया। और भी कई प्रकरण थे तो मुझे दोनों में सफलता मिली। जो दो महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो जो तटबंध का पैसा डकारने की योजना थी ठगों की, वो धरी की धरी रह गई, वो सब श्रमदान घोषित हो गया। और जो शुगर फैक्ट्री बसवा की थी उसके मालिकान के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई। उन मालिकान को जमानत करानी पड़ी और उसकी एफआईआर की कापी आज भी मेरे पास रखी है। उन सबको नामजद एफआईआर मैंने कराई। खैर उसके बाद उन्होंने वो पानी डालना भी वो कम किया। बंद तो नहीं कह सकता कि किया, लेकिन मछलियाँ मरने की घटना फिर दोबारा नहीं सुनाई दी। सउता विधानसभा क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं और आपको अगर मौका मिलता तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहली समस्या तो यहाँ की यह है कि यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, कोई ऐसा कल कारखाना नहीं है जहाँ पे 1000-2000 बच्चों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। दूसरी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि बिजली तो लगभग हर गांव में पहुंच गई है, लेकिन बिजली की अबाध आपूर्ति कभी नहीं हो पाती। आए दिन खामियां होती रहती हैं। अब इस भीषण गर्मी के समय पे आप समझिए कि जब बिजली कट जाती है तो आदमी को कितना कष्ट होता होगा। समय पे शिकायत का निवारण नहीं होता। तमाम सारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। यहाँ पर कोई कायदे का डिग्री कॉलेज नहीं है, आईटीआई नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है, व्यावसायिक शिक्षा का कहीं कोई इंतजाम नहीं है। आप समझिए इस सउता विधानसभा क्षेत्र में लोग बस केवल किसी तरीके से कमाते खाते हैं, जिंदा हैं। प्रगति करने का सपना ही रह जाता है, वो सपना कभी पूरा नहीं होता। अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित हों। यहाँ पर गन्ना खूब होता है, एक नई चीनी मिल खड़ी हो, उसमें तमाम सारे नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को गन्ना आपूर्ति का सुगम साधन उपलब्ध हो। साथ ही साथ कुटीर उद्योगों के विकास पर भी मेरा बल रहेगा। मैं प्रयास करूंगा कि गांव-गांव छोटे-मोटे उद्योग धंधे पनपें, जिससे अपने घर में, अपने गांव में ही लोगों को रोजगार मिल सके और पलायन न करना पड़े। पलायन यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सउता विधानसभा क्षेत्र का कम से कम 20,000 नौजवान दूसरे प्रांतों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में पलायन कर गया। वो कष्ट सहकर घर की रसोई के लिए चूल्हा जले, इसके लिए दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता है कि उसके बच्चे भूखे न रहें, बाहर रह कर के कष्ट रहता है। जी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो एक जगह मैं रुका थोड़ा सा, तो वहाँ पर मैंने कुछ चर्चा की क्योंकि मुझे यहाँ आना था, इंटरव्यू के लिए क्षेत्र में जाना था। तो उसमें आपका भी जिक्र आया। तो उन्होंने बताया कि कई आपने सड़कें बनवाई अपने कार्यकाल में, जो आपके ब्लॉक प्रमुख रहे उस दौरान। तो कौन कौन से और विकास कार्य रहे, मैं आपके मुंह से भी जानना चाहूँगा। देखिए, जब मैं था उस समय सरकारी ग्रांट बहुत कम थी। आपको मैं प्रसंगवश एक घटना बता दूं। बेलवा बसैया का मैंने अभी जिक्र किया। तो बेलवा बसैया जाने के लिए एक छोटी किवानी नदी पड़ती, तो वहाँ का किसान जब गन्ना लेकर फैक्ट्री के लिए चलता था बैलगाड़ी पे, मोस्टली तब बैलगाड़ियाँ थी, ट्रैक्टर बहुत कम थे, तो बैलगाड़ी पे किवानी नदी के किनारे तक लाता था। 2 बैलगाड़ियों पे एक पर्ची गन्ना लाता था। यहाँ किनारे पे लाकर एक पूरी बैलगाड़ी खाली करता था और खाली बैलगाड़ियाँ नदी धक्का दे के पार करता था। फिर एक एक बंडल गन्ने का उठा के इस पार करता था, तब लाता था, तब जाता था। बहुत समय लगता था, बड़ा श्रम लगता था। तो मैंने तत्कालीन
डीएम से निवेदन किया कि भाई ये पुलिया अगर बन जाए तो किसानों की समस्या का समाधान हो जाए। तो उस समय नसबंदी का बड़ा ज़ोरदार कार्यक्रम चल रहा था। तो उन्होंने कहा देखिए पुलिया तो हम बनवा देंगे, आप ऐसा कीजिए एक 100 केसेस कैंप करा दीजिए, 100 नसबंदी केस एक कैंप पे करा दीजिए तो मैं बनवा दूँ, मैं ग्रांट दिला दूँगा आपको। तो हमने अपने मित्रों से अपने साथियों से विचार विमर्श किया और मैं उस अभियान में करीब जुटा और आप आश्चर्य करेंगे कि 117 नसबंदी केस मैंने कराए एक दिन में मैंने कराए। और तब उस समय 10 लाख रुपया कलेक्टर साहब की अनुशंसा पर हमको DRDA से मिला। मैंने अपनी देख रेख में उस पुलिया का निर्माण करवाया। आज भी वो पुलिया उतनी ही मजबूत है जितनी आज के आधुनिक ज़माने के पुल नहीं हो सकते। आज भी वो पुलिया ऐसी ही खड़ी है। इसी तरह यहाँ से जहांगीराबाद के निकट एक नाले पे सेम स्थिति थी। किसान गन्ना लेके जाता था तो वो गाड़ी खाली करके फिर किसी तरह से पार करता था। वहाँ पर भी मैंने एक पुलिया बनवाई और बिल्कुल नदी के मतलब रिवसा जहांगीराबाद मार्ग जहाँ पे जुड़ता है उस जगह वो भी पुलिया अभी तक वैसी ही खड़ी हुई है, इतनी मजबूत। कुछ CSC केंद्रों का भी उस समय निर्माण हुआ और PHC का निर्माण हुआ, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? मैंने ये प्रयास किया कि प्रत्येक क्षेत्र में हमारा विकासखंड भौगोलिक रूप से बहुत तो समस्याग्रस्त है। तमाम नदियां हैं, नाले हैं, उन सब में हमेशा बाढ़ आती है। तो मेरी ये कोशिश रही कि विकासखंड में कम से कम 6 स्वास्थ्य केंद्र हों। तो ये रेवान है हमारा, मुरथना है, खानपुर है, इस तरह से महाराजनगर है, 5-6 हमारे स्वास्थ्य उप केंद्र हैं। कागज़ पे तो डॉक्टरों की तैनाती है, लेकिन भाजपा सरकार की मेहरबानी से वो तैनाती सिर्फ कागज़ों पर है। हकीकत में डॉक्टर कहीं हफ्ते 10 दिन में एक दिन आ गया और हाजिरी भरकर चला जाता है। उसकी तनख्वाह इसलिए हमेशा निकलती है क्योंकि भाजपा सरकार के जिम्मेदार नेताओं का संरक्षण उसको प्राप्त है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचारी हैं, तमाम अध्यापिकाएं, अध्यापक, अफसरों की रिश्तेदारी की महिलाएं लखनऊ में रहती हैं और वहाँ से आकर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी करती हैं। हफ्ते 10 दिन में एक बार आकर दस्तखत कर जाती हैं, सुविधा शुल्क देती हैं भाजपा के लोगों को भी और संबंधित अधिकारियों को भी, और भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था रहती है। ऐसे ही भगवान भरोसे स्वास्थ्य व्यवस्था भी है। अंत में जो है ग्राम जो क्षेत्र है आपका विधानसभा क्षेत्र से होता, तो क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि अगर वो सचमुच में बदलाव चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, तो समाजवादी पार्टी का खुलकर साथ दें। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा। जो प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक हैं उनको भी जीवन यापन के लिए कुछ मानदेय मिलेगा। विधवाओं को समय पर पेंशन मिलेगी। बेरोजगारों को रोजगार का भी प्रयास होगा। बिजली की सही व्यवस्था होगी, निर्बाध आपूर्ति होगी। सड़कें जो आजकल खाना पूरी करके गड्ढा मरम्मत का कार्य किया जाता है और बरसात के बाद फिर वैसे ही गड्ढे हो जाते हैं, इन सब भ्रष्टाचारी दलालों से, भ्रष्टाचारी ठेकेदारों से मुक्ति मिलेगी। धरातल पर काम होगा और समाजवादी पार्टी का एक काम और भाजपा हुकूमत के 1000 काम पसंगे के बराबर नहीं है। मैं अगर चाहलारी घाट के पुल का उल्लेख करूं तो मुख्तार अली साहब जो बड़े जुझारू संघर्षशील क्रांतिकारी नेता थे, उनके प्रयासों से जो चाहलारी घाट का पुल बना है उसने इस विधानसभा क्षेत्र की
जनता का भाग्य चमकाया है। वो पुल उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल है, सबसे लंबा, और वो मुख्तार अनीस साहब की उपलब्धि है। लेकिन उसका प्रचार प्रसार कभी हम लोगों ने नहीं किया, समाजवादियों ने। अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी होती तो रेउसा को माननीय शिवपाल सिंह यादव जी एक बार आए थे तो तहसील का दर्जा घोषित कर गए थे। अब अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी होती तो रेउसा कब की तहसील हो गई होती। अब विडम्बना यह है कि बड़ी मुश्किल से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वीकृत जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है उसकी इमारत तो जैसे तैसे बन गई है, स्टाफ नहीं है, मशीनें नहीं हैं, तो सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी है। और अगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनी तो रेउसा न केवल तहसील बनेगा बल्कि आप समझिए कि क्षेत्र के विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। ये तो हमारे साथ में देवी शंकर वाजपेयी जी जो काफ़ी चर्चा कर रहे थे और कई मुद्दों पर जो हमसे बातचीत कर रहे थे। सहयोगी रेडियो अंसारी के साथ हाशिम अंसारी, न्यूज़ अलर्ट, सीतापुर। हमारे साथ में सेवता विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं कि एक मंदिर परिसर बना हुआ है। यहाँ के एक बाबा जी हैं। बाबा जी ये कौन सा गांव है? पहले टलवाडी। टलवाडी। मैं छोटेलाल तिवारी बोल रहा हूँ टलवाडी से। यहाँ पर एक यहाँ पर मंदिर बना है। मंदिर अब माननीय विधायक जी ने पहले जब शुरू में विधायक हुए थे तो उन्होंने आए और कहा कि मैं आकर के कि संत लोग रुकेंगे उसके लिए मैं आवास बनवा दूंगा, 1-2 कमरा बनवा दूंगा। आज भी नहीं लौट गए। फिर दूसरी साल आए, दूसरी पंचोत्सव में तब कहीं मैं यहाँ पर इसकी मंदिर की बाउंड्री करा दूंगा और यहाँ हर एक व्यवस्था करा दूंगा। लौट माननीय विधायक जी जाके नहीं है। अब आते हैं तो रोड इधर निकल गए, इधर निकल गए, और जो एक आध नेता हैं भाजपा के उनके यहाँ आते हैं, चाय पी लेते हैं और चले जाते। कोई दुर्घटना होती तब भी नहीं आते, कोई बात नहीं। कहते टलवाडी में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता एक सरदार को चुना, उन्हें चुना है जो कि सब लेस पोती सब बराबर कह रहा है। पैसा देखो और हमारे यहाँ खाद पात मिलती है 366 रुपये 266 रुपये बोरी है और 550 की 500 की दी जाती है। और कहा फार्मा रजिस्ट्री करो, फार्मा रजिस्ट्री करवाओ तो उस पर OTP बताओ, कुछ कहे। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ ऐसे पास ले जाओ। बैंक में जाते हैं लोग, कहते हैं हमको इतने पैसा दिए, दलाली करते हैं, कितने पैसा है तुम्हारा पैसा मिलेगा और ना नहीं मिलेगा। ग्रीन कार्ड बनवाते हैं, उसमें 10%, 12%, 15% लोग लेते हैं और गरीब आदमी कहाँ से पन पाए, वो दुखिया दे ना पाते, तो कुर्की डिग्री समस्या हो जाते, तब रावत है पलटा कराते, ये बात करते वो बात करते। हमारे यहाँ ग्राम समाज में कुछ नहीं होता। यहाँ पे और हम और कहेंगे, यहाँ पे आंगनबाड़ी जो है वो भी गल्ला नहीं देती। गल्ला तीसरे महीना का, तीसरे महीना गल्ला आता है बच्चों का, उसी में आधा देती आधा नहीं देती। ये समस्या हमारे यहाँ है। कौन सी आंगनबाड़ी बाबा, कौन सा विकास खंड है ये? ब्लॉक सकरन सकरन लगता है यहाँ पे। आंगनबाड़ी का नाम कौन सा है? आंगनबाड़ी नाम तो भूल है। अच्छा, गांव का कौन सा है? गाँव उसका ये ग्राम सभा देवतापुर मैयापुरवा, अच्छा, वहाँ की आंगनबाड़ी है। चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसको लेकर के लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पत्ते क्षेत्र में बिछाने में लगे हुए हैं और सभी दावेदार क्षेत्र में जा कर के आम जनमानस से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम सेवता विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ में काफ़ी लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो सेवता विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ की क्या मूलभूत जो समस्याएँ हैं और किन समस्याओं को लेकर के आगामी विधानसभा चुनाव होना है। समस्याएं तो सभी लोग जानते ही हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि गरीबों का और वंचितों का कल्याण हो, वो हो नहीं रहा है। तो हम तो लोग यही चाहते हैं कि भाई सभी का मतलब कल्याण हो, गरीबों का, औरतों का, हमारी बिटिया बहनों की इज्जत हो, मर्यादा हो। प्रशासन भी उल्टा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं भाजपा गवर्नमेंट जो है वो अपनी चालाकी से काम कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी को या हमारे प्रमुख जी देवी शंकर वाजपेयी जी को अवसर मिलता है तो हम लोग मिल करके तन मन धन से तीनों से सहयोग पूर्णतः करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अभी फिलहाल आपके यहाँ क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी जी हैं, समाजवादी पार्टी से महेंद्र कुमार झीन बाबू लगे हुए हैं और भी तमाम प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो इसमें क्या माना कि सबसे मजबूत दावेदार आपकी नज़र में कौन साबित होगा? हमारे लिए तो यही पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री देवी शंकर वाजपेयी जी
हमारे लिए नहीं, हमारी सभी जनता के लिए सर्वोपर रहेंगे, ये हमारी आशा है। और हम लोगों के व्यक्तिगत पहचान भी है, और हम लोग इनके कार्यकाल में भी देखे, इनकी जो कार्यशैली रही वो सदा अच्छी रही और अच्छी रहेगी आगे भी। ये हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि जो सेवता विधानसभा क्षेत्र है, इसमें शिक्षा की का क्या स्तर है और चिकित्सा का क्या स्तर है, और भी जो रोजगार है उसका क्या साधन यहाँ पर है, किस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं मिल रही हैं। शिक्षा की सरकार में ये व्यवस्था है कि टीचर प्राइमरी विद्यालय में आते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। एक 3,000-4,000 रुपये पाने वाला अध्यापक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है, 4,000 पाकर वो ऐसी शिक्षा देता है कि बच्चा बाहर हर कंपटीशन में जाता है और हर कंपटीशन में अपने विद्यालय का नाम रोशन करता है। और 70,000 80,000 पाने वाला सरकारी विद्यालय का टीचर, जब विद्यालय में जाओ छोटा बड़ा ABCD अगर पूछो तो बच्चे वो भी नहीं बता पा रहे हैं। केवल पैसा हर आदमी को दिखाई पड़ रहा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य के विभाग में आप चले जाइए, चाहे जहाँ चले जाओ, उल्टी दस्त हो रहा है, बुखार आ रहा है, हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बस डॉक्टर को एक ही दवा मालूम है जो वहाँ पर रखी है, बस वही दवा हर मर्ज में दी जा रही है। जो सरकारी योजनाएं हैं जिसमें राशन वितरण हो, चाहे आवास योजना हो, क्या उसका लाभ जो है क्षेत्रवासियों को मिल पा रहा है? क्षेत्रवासियों को लाभ तो मिल पा रहा है, लेकिन 80% लाभ उनको मिलता है जिनको लाभ की आवश्यकता नहीं है। आवास उनके ज़्यादा बनाए जाते हैं जो 20,000 30,000 प्रधान से लेकर और अधिकारियों तक देने में सक्षम है, जिनके घर में तिरपाल तना हुआ है। अगर उससे कहा जाए कि आप 20,000 30,000 रुपया हमको दे दो, तो कहाँ से दे पाएगा? ना वो 20,000 30,000 रुपया अधिकारियों को दे पाएगा, ना उसको आवास मिलेगा। क्या माना कि धन बल के सहारे सरकार चल रही है? जी बिल्कुल। और भ्रष्टाचार जब पृथ्वी से लेकर आसमान तक, सफाई कर्मचारी से लेकर, हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई अधिकारी कोई कर्मचारी हो जो बिना पैसे के किसी गरीब आदमी का कार्य कर रहा हो। सभी पैसे के बल पर कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए, उनसे भी जानना चाहेंगे। दादा, क्या कहेंगे आपकी जो सरकार चल रही है वर्तमान में, तो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? हमारा नाम ईश्वर तिवारी, ग्राम तलवाटी, विधानसभा सेवता। हम नंबर क्या दें? जो दलाली मक्कई हो रही, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। जहाँ जाओ पैसा लाओ, बैंक जाओ 10 दलाल लगे हैं। हम अपना किसान कार्ड बनवाते हैं, 10% लेते हैं। किसे कहें जाए? जब नेता नहीं सुन रहा तो अधिकारी क्या सुनेगा? वहाँ ब्लॉक जाओ, जो पात्र है कॉलोनी का आवास का, उसको पात्र नहीं मिल रहा। हमारे झिल्ली दानी आज भी तनी है, उनको कोई देने वाला 20,000 रुपये उनके पास है नहीं, प्रधान मांग रहा तो कहाँ से वो दे? तो आवास उनका नहीं बन रहा है। पंडित आने हैं, 2 मंजिल बना है और 20,000 रुपये दे, उनके आवास तुरंत बन गया। तो किससे कहें जाए? जब नेता नहीं सुन रहा है तो अधिकारी क्यों सुनेगा? उसको फ़ायदा ही है। हम एक जगह नहीं गए, हम प्रधान पास गए, ब्लॉक गए, तहसील गए, सब कुछ गए। आज हमारा नाम गड़बड़ है, आधार पर नाम कुछ और है। वहाँ खितौनी में गए तो 500 रुपये मांग रहे हमसे। एक बार 500 रुपये दी, एक अक्षर का नाम, एक अक्षर सुधारक है, तब शुद्ध हुए। अब हम लोग इतना परेशान हैं, पीड़ित हैं ये भाजपा सरकार में। एक लोग कहते थे या हिंदुत्व के नाम पर हम लोग वोट देते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पर ये तो बिल्कुल कलंक हो गया। हम लोग वोट दिया, सरकार बन गई, वहाँ सब बैठे हैं, लखनऊ में बैठे, दिल्ली में बैठे, हम लोगों की ताकत में बैठे हैं, गरीब की ताकत में बैठे हैं। तो गरीब की वोट लेने के बाद में कोई सुनवाई नहीं है। कुछ कहीं जाए, नदी में डूब जाओ, कुएं में डूब जाओ, लेकिन सुनने वाला आज तक कोई नहीं है। तो हम लोग कहाँ चले जाएँ? अब फिर मजबूरी। हमारा जो देवी शंकर वाजपेयी ब्लॉक प्रमुख है, ये जो आज भी कुछ नहीं है, इतना पब्लिक की सुन रहे हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं तो सत्ता में तो है नहीं, तो बात सुनी नहीं जाती। तो हम लोग इनके साथ में हैं, दिन रात संघर्ष करने वाले हैं, हर तरह से इनकी मदद करेंगे। इनको जिता, अगर इनको मौका मिलेगा, टिकट मिला तो इनको जिता कर इस विधानसभा से भेजेंगे। हमारे साथ में और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में ग्रामीण हैं कुछ। गांव की एक समस्या होती है पैमाइश की। लोग जाते हैं लेखपाल के यहाँ, तहसील जाते हैं पैमाइश करवाने के लिए, लेकिन वो क्या लगता है कि आपको समय पे पैमाइश हो पाती है? देखिए, ऐसा हम चंटूलाल गौतम बोल रहे हैं, ग्राम चड़वाडी सेवता विधानसभा से। देखिए, जो हमारे प्रमुख जी हैं वाजपेयी जी, जब शुरू में प्रमुख हुए थे, इतना विकास इतना विधायक भी नहीं कर पाता जितना विकास आज तक हमारे देवी शंकर वाजपेयी हमारे क्षेत्र, हमारी ब्लॉक में किए हुए।
और फिर विधायक आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई आज तक हमारी मतलब सोता विधानसभा की कोई भी सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। बोलना तो आदमी चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो लाठी लिए खड़ी है। अगर बोला जाता है, कोई सच बोल दे तो उस पर लाठी चल जाती है। तो बोलने का हिम्मत तो करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। हम कहना चाहते हैं, लेकिन हमको पाछे से डर लग रहा है कि अगर हम सच कह देंगे तो कल हमारी सब दीवारें ढह जाएंगी। बहुत चीज़ें सारी हैं। हमारे गांव में चल करके देखिए, 10 साल से भाजपा गवर्नमेंट है और आज हमारे गांव की स्थिति ये है कि निकलने का रास्ता नहीं। जो भी व्यवस्थाएं हैं आज चलकर देखिए, अगर आज हमारे वाजपेयी जी होते इस जगह पे प्रमुख, जैसे राजापुर के हैं, अगर वाजपेयी जी होते तो ये स्थिति नहीं रहती, 1 मिनट में काम होता। और हमारे ईमानदार नेता हैं प्रमुख जी, लेकिन जब इनका मौका अगर मिला तो देखना आने वाली समय में कितनी वोटों से जीतेंगे। इनके में कोई जात पाती भेदभाव कोई नहीं रहता। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिरादरी का अगर इनके दरवाजे जाए, उसकी सबका सम्मान होता है। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि दोस्त या दुश्मनी कोई भी हो, पार्टी मत देखिए, अपने देश का नेता देखिए, अपने क्षेत्रीय नेता देखिए जो आगे विकास कर सके। वोट बाहरी आते हैं, लड़ लेते हैं, अपने घर जाकर बैठते हैं। तुम कभी डूबो, कहीं मरो, तुमसे क्या मतलब होगा। अपने क्षेत्र का नेता होगा तो हर वक्त देखेगा और हर समय उसकी पलकों के नीचे रहोगे। अगर सब जने यह अति मेहनत सब जने कैले हैं, और अगर भगवान चाहिए टिकट हमारे अखिलेश यादव जी अगर दे दिए तो इतनी वोटों से जीतेंगे वाजपेयी कि कोई गिनती नहीं गिन पाएगा। और हम क्या बताएं। हमारे साथ में और भी लोग थे यहाँ पर बातचीत करने के लिए। हम जानना चाहेंगे कि एक जो समस्या होती है भाई साहब गांव में पैमाइश की, गांव के लोग जाते हैं, तहसील के चक्कर लगाते हैं, लेखपाल के चक्कर लगाते हैं, क्या समय पर पैमाइश हो पाती है? भैया समय पे पैमाइश की बात दूर धर दीजिए, एक बात मैं अभी बताऊं जो हमारे साथ हो रहा है पैमाइश के चक्कर में। हमारी ससुराल पड़ती है यहाँ ऊंच गांव करेहका, वो लहरपुर विधानसभा में पड़ता है। हमारी सास हैं, ससुर हैं नहीं, साले भी नहीं है। हमारी सास विधवा हो गई है, करीब 50-60 साल से उनकी मुश्तरका की ज़मीन में जो उनके नाए बैनामा है उनकी ज़मीन में मकान बना है और लेखपाल कानूनगो लहरपुर से आकर उसकी नपाई कर रहे हैं। और 60 साल पुराना मकान जो बना है उनके नाम बैनामा है, वो मकान गिराने का विचार चल रहा है। ये पैमाइश होती है, जिसका पैसा उसका काम। अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो आप बैनामा के कागज़ बैनामा लेकर अलग घूमते रहोगे। जो पैसा खर्चा करेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही हो रहा है इस सरकार में। धन्यवाद भाई साहब।